हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एमएल अग्रवाल से। और एमएल अग्रवाल की जो मेन एक्सरसाइज है वो है आपकी तीसरी नंबर एक्सरसाइज, दैट इज 0.3। तो वो जो एक्सरसाइज है 2.3 है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस में लेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, जब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की तरफ जाते हैं तो 2.3 में आपके पास जो फॉर्मूले यानी कि जो स्टैंडर्ड यूज होने हैं वो है एक सेक्शन फॉर्मूले का, एक है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल का, एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये सारे स्टैंडर्ड यूज होने हैं और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें वही कंसेप्ट लगाने होते हैं जो हम 2D ज्योमेट्री में अप्लाई करते हैं। किसमें अप्लाई करते हैं? 2D ज्योमेट्री में। तो बच्चों, अगर हम लोग इस क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.3 एमएल अग्रवाल। और हम लोग यहाँ पर हैं पेज नंबर, ये वॉल्यूम 2 है और हम लोग पेज नंबर है B995 पे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस of the triangle whose vertices are vertices है बच्चों उसके A पॉइंट है आपका 0,0,6, B पॉइंट है 0,4,0 और जो तीसरा पॉइंट है वो है 6,0,0। तो बच्चों इस तरह से आपके पास पॉइंट्स गिवन है। इन पॉइंट्स को देख करके ऐसी फीलिंग आ रही है कि बच्चों ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, अगर आपने पढ़ा हो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ये उसकी इक्वेशन लग रही है। अगर आपने इस तरह का प्लेन कभी नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेन दिखाता हूँ। बेसिकली 3D ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल बनते हैं प्लेन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने प्लेन को कभी फील नहीं किया तो मैं प्लेन आपको दिखाता हूँ। जैसे ए पॉइंट है आपका 0,0,6, यानी x में 0, y में 0 और z में 6। तो वो पॉइंट होगा बच्चों कुछ इस तरह से, यानी z एक्सिस पे लाई कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए। जो बी पॉइंट है बच्चों वो है 0,4,0, ठीक है। और आपका जो सी पॉइंट है वो है 6,0,0। तो बच्चों अगर हम तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज योर प्लेन। और बच्चों जिस तरह से आपने पढ़ा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, होता है x/a + y/b = 1। उसी तरह से बच्चों अगर आपको इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो आप इस प्लेन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन जो होगा वो क्लास 12th में होता है और क्लास 12th में आपको सिखाया जाता है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। लेकिन अभी हमें बाय द वे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके हम इस प्लेन की, जो ट्रायंगुलर प्लेन है, हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन। तो बच्चों अब आप इसकी इक्वेशन तो लिख ही सकते हो। कैसे लिखोगे? क्योंकि आपको x एक्सिस में इंटरसेप्ट पता है कितना है 6 यूनिट, y एक्सिस में इंटरसेप्ट पता है 4 यूनिट, z एक्सिस में इंटरसेप्ट पता है अगेन कितना है बच्चों 6 यूनिट = 1। तो बच्चों ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन है, ठीक है ना। तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, हालांकि प्लेन तो कई तरह से होते हैं लेकिन ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आपके पास मैंने आपको लिख के दी है। अब बच्चों यहाँ पर काफी सारी चीजें आपसे डिस्कस की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि हमें इस प्लेन की इक्वेशन से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है यहाँ पर मीडियन की लेंथ से। और मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर होगा तो वो तो एल्टीट्यूड हो जाएगा। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के जब हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन। तो बच्चों आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो B और C का मिड पॉइंट है उसे हम लिखेंगे। तो जैसे 6 + 0/2 दैट मींस 3, 4 + 0/2 दैट मींस 2 एंड 0 + 0/2 दैट मींस 0।
तो इसका मतलब बच्चों आपका ये जो मिड पॉइंट है वो निकल के आ गया। इस मिड पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, इस मिड पॉइंट का नाम है P। अब आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है। मीडियन क्या है बच्चों? AB। तो आप आंसर में लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ मीडियन विच इज AP। तो बच्चों इस AP मीडियन की जो लेंथ होगी वो आपको बतानी है। क्या आप बता सकते हैं? कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं 3D में क्या होता है। तो बच्चों जिस तरह से 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसी तरह से 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, बस एक टर्म बढ़ जाता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस बच्चों यहाँ पर आपके पास एक टर्म बढ़ जाएगा। उस टर्म के बढ़ने से आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। कौन सा टर्म बढ़ गया? z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर, अगेन 2 - 0 का होल स्क्वायर, अगेन 0 - 6 का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर है तो चाहे इसके अंदर कुछ भी होगा तो पॉजिटिव ही। ये 9 हो गया, ये 4 हो गया और ये 36 हो गया। तो बच्चों ये हो गया 7 यूनिट। तो बच्चों सिमिलरली आपको क्या करना होगा? इसी सेम काम को रिपीट करना होगा और लेंथ ऑफ मीडियन बार बार आपको निकालनी होगी। अब आप क्या निकालेंगे? सी पॉइंट से ए बी के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या क्रिएट हो जाएगा? आपके पास मीडियन क्रिएट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये मीडियन दोबारा क्रिएट हो गई। उसी तरह से बच्चों जब हम बी पॉइंट से ए सी पॉइंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो फिर से हमारे पास एक नई मीडियन आपकी क्रिएट हो जाएगी। जिस तरह से आपने एपी की लेंथ निकालनी है, पहले आपने बीसी का मिड पॉइंट निकाला था, अब आप बच्चों सिमिलरली आप एबी का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये एबी का मिड पॉइंट निकल करके आ जाएगा, उसको नाम दे देंगे क्यू, और फिर आप क्यूसी की लेंथ बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप निकाल लेंगे। उसी तरह से बच्चों आपके पास एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस यूज करके इस बीआर की लेंथ को निकाल लेंगे, तो आपको तीनों मीडियन की लेंथ निकल करके आ जाएगी। और बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि मीडियंस के इंटरसेक्शन का जो नाम होता है, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। अगर यहाँ पे सेंट्रोइड भी आपसे पूछा जाता तो आप सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या करता है, वर्ड जो मीडियन होता है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड भी करता है। ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है, ये 2:1 रेशियो में क्या करता है, मीडियन को डिवाइड भी करता है। तो बच्चों ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी भी होती है, आपको ये याद रखना होगा। चलिए अब बच्चों अगर आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला नहीं पता है तो वो भी मैं आपको लिख करके अलग से बता देता हूँ कि मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है तो आप इस तरह से सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे मीडियन की लेंथ पूछी गई है, वो तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन साथ में मैंने आपको थ्योरी में कुछ और पॉइंट्स इसमें क्वेश्चन में ऐड करके बता दिए हैं। जैसे प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 करना चाहें तो आप 14 भी कर सकते हैं। तो आप डाल लीजिएगा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, इफ 3 consecutive, लिखा है if 3 consecutive vertices of parallelogram ABCD are, if 3 consecutive vertices of parallelogram ABCD are, उसमें बच्चों A पॉइंट है आपका 1, 2, 3, B पॉइंट है बच्चों -1, -2, -1, एंड जो आपका C पॉइंट है वो है 2, 3, 2। पूछ रहा है फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये 2D में भी क्वेश्चन रहा करता था। तो ये 2D में भी सर हम लोग क्वेश्चन किया करते थे, ये 3D में है, बस इतना डिफरेंस। तो हमने कहा बेटा अब यहाँ पर जो भी है तो पैरेललोग्राम ही, तो पैरेललोग्राम को आप बना लीजिए जैसे आप बनाया करते थे। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, दोनों के मिड पॉइंट सेम होते हैं,
बच्चों इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसका फोर्थ वर्टेक्स निकाल देंगे। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, इनके जो वर्टेक्स गिवन रहते हैं वो रेगुलर ऑर्डर में गिवन रहते हैं। मतलब आप अगर गलती से भी ABCD का ऑर्डर डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब ए के बाद C लिख देंगे, B कहीं और लिखेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपको ABCD को रेगुलर ऑर्डर में लिखना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई कभी कभी कर दिया जाता है, और ना भी किया जाए तो आपको रेगुलर ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। तो बच्चों हमारे पास अब यहाँ पे फोर्थ वर्टेक्स है जो हमें निकालना है, वो है D। उसको हम मान लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स के XYZ। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे जो मिड पॉइंट AC का होगा, क्या लिखेंगे? जो मिड पॉइंट AC का होगा वही बच्चों क्या होगा? मिड पॉइंट BD का होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए क्लियर हो गई। चलिए बच्चों अब बताइए, हमको AC का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालेंगे? दिस इज 1 + 2/2, ठीक है, 2 + 3/2 एंड 3 + 2/2। और ये बच्चों किसके इक्वल होगा? x - 1/2, y - 2/2, z - 1/2। चलिए तो बच्चों ये आपका हो गया 3/2 इज इक्वल टू x - 1/2। अगेन 5/2 इज इक्वल टू y - 2/2। अगेन 5/2 इज इक्वल टू z - 1/2। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल होने लगेंगे नीचे वाले, और ये आपके पास निकल के आ जाएगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 6। यानी बच्चों आपका जो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गया 4, 7, 6। मेरे ख्याल से बच्चों ये 14 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है वो भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है जो पढ़ते हैं। उसमें लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points पॉइंट्स है बच्चों, P पॉइंट है 2, 1, 5 एंड Q पॉइंट है 3, 4, 3 is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z minus 1 is equal to 0. Also find coordinate of point of division. तो ये बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी लिखा है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को ही देख लीजिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमारे पास क्लास 9th में हुआ करते थे। इसमें आपसे पूछा जाता था 2D में कि आपके पास लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, तो बताओ उनके बीच में एक पॉइंट कहाँ लाई करेगा ताकि उस लाइन ये रेशियो में डिवाइड हो जाए। कभी कभी आपसे रेशियो पूछा जाता था। तो बच्चों वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी यूज करना है। तो कभी भी बच्चों आपसे अगर रेशियो पूछा जाए तो रेशियो को आप हमेशा k:1 लेट करते थे क्लास 9th में भी। अब क्लास 11th में भी रेशियो हमेशा आपको k:1 ही लेट करना होता है, क्योंकि बच्चों m:n लेट करते हैं तो m और n कांस्टेंट होते हैं, तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हम एक नया कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, उसका नाम होता है k। तो हम इस कांस्टेंट को k लेट कर देते हैं। तो चलिए बच्चों हमारे पास हो गया p पॉइंट ये है 2, 1, 5 और q पॉइंट है 3, 4, 3। क्या पूछा जा रहा है? Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by the plane. तो बच्चों ये लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड किया गया है? प्लेन से। तो बच्चों मैं आपको ओरिजिनली में एक प्लेन बना करके दिखा देता हूँ। इस तरह से प्लेन आपको दिखेगा, और खूब सारा प्लेन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको क्लास 12 की स्टार्टिंग में ही पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों वंस अगेन मैं आपको बता दूं, जो क्लास 12 में 3D ज्योमेट्री जो आपके पास ये प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्पेस ये सब पढ़ने के लिए मिलेंगे, इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो इनका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में भी 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड रीजन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
डिफरेंशिएशन, जितना भी कैलकुलस का पार्ट होता है, इसका वेटेज बच्चों 30 मार्क्स का होता है, और 30 और प्लेन को मिलाकर के कितना हो गया 45 मार्क्स का तो वेटेज यही लेकर के बैठ जाते हैं। चलिए बच्चों, बाय द वे 12th का 12th में देखेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि ये प्लेन पूछ रहा है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपने मान लिया क्या लिखा है k:1, ये बात समझ में आई। तो प्लेन जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k:1। तो बच्चों आपको जल्दी से बताएंगे, आप इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट या इसको नया पॉइंट मान लीजिए, लेट से R पॉइंट लीजिए। तो ये बच्चों R जो कोऑर्डिनेट है आपका, यही पॉइंट ऑफ डिवीजन है, यही इस लाइन सेगमेंट जो है डिवाइड हो रही है प्लेन के द्वारा। तो जल्दी से बच्चों हमको R पॉइंट तुमको बता दीजिए क्या आएगा, बताइए R पॉइंट क्या आएगा। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता है, यूज कर लीजिए। 3 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, अगेन k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई के प्लस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप रिव्यू जरूर कर लीजिएगा हर बात को। मैंने अभी x और y कोऑर्डिनेट लिखे, अब मैं z कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूँ। दिस इज 3 इंटू के प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई के प्लस 1। अब बच्चों आपके पास ये मैंने कोऑर्डिनेट तो लिख दिया, अब हमको इस r, ये जो पॉइंट है, इसको जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। तो ये जो r पॉइंट है ये कहाँ लाई करता है, प्लेन पे। कहाँ लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है। तो बच्चों अगर ये प्लेन पे लाई करेगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन आपको पता है, क्योंकि यस सर प्लेन की इक्वेशन तो पता है। अब प्लेन की इक्वेशन पता है तो वहां पर एक्स वाई जेड की जगह आप ये कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। चलिए पुट करना स्टार्ट करिए। तो हो गया 2 टाइम्स 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2y टाइम्स 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2z टाइम्स 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पे कि जो k प्लस 1 है हम उसका पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2 3 जा 6k, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8k, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6k, 2 5 जा 10, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टर्म्स बच्चों आप कलेक्ट कर लीजिए, ये बच्चों लाइक टर्म्स कहते हैं इसको। तो जितने भी लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो पहले आप कलेक्ट कर लीजिए। मेरे ख्याल से बच्चों इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में से 7 गए यानी कि 7k बचा। ठीक है, 4 5 6 माइनस 11 प्लस 6 कितना हुआ, माइनस 11 प्लस 6 कितना हुआ -5। यानी बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई 5/7। यानी बच्चों आपने रेशियो क्या लेट किया था, रेशियो था आपका k:1, यानी k की जगह आप जब 5/7:1 रखेंगे तो रेशियो हो जाएगा आपका 5:7। तो बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया 5:7। अब बच्चों अगर आप k निकाल चुके हैं तो आप पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो आपने r लिखा था उस r में k की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास वो कंप्लीट पॉइंट भी आ जाएगा। तो बच्चों आप k की जगह पुट कर दीजिएगा 5/7। ठीक है, ये k की जगह पुट कर दीजिएगा 5/7। ठीक है, k की जगह पुट कर दीजिएगा 5/7। तो बच्चों आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकल के आ गया। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 था, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के बाद अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला करने के बाद तो मेरे ख्याल से सबका डर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड vertex, find the third vertex of triangle whose centroid is origin, whose centroid is origin and two vertices are
2, 4, 6 एंड 0, -2, -5। तो बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें तो कुछ भी नहीं। ये कह रहा है थर्ड वर्टेक्स निकाल लो। अगर आप प्रॉपर डायग्राम बना नहीं सकते हो तो आप एक रफली डायग्राम बना करके इसको सोच लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप डायग्राम थोड़ा सा बनाने लगेंगे तो आपको क्वेश्चंस में दिखने लगेगा कि हमें करना क्या है। तो बच्चों हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है। हमने मान लिया वो सी है, उसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब आपके पास ए पॉइंट तो पहले से ही गिवन है, बी पॉइंट भी पहले से ही गिवन है, और इसका जो आपका क्या सेंट्रॉइड वो भी पहले से ही गिवन। क्या है वो 0, 0, 0। तो बच्चों ये कौन सा बड़ा काम हो गया, ये तो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। सेंट्रॉइड कैसे लिखते हैं, 2 + 0 + x/3, 4 - 2 + y/3, 6 - 5 + z/3। और ये सेंट्रॉइड बच्चों किसके इक्वल है, 0, 0, 0 के। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, 2 + x/3 को 0 कर दीजिए, -2 +2 + y/2 को 0 कर दीजिए, और z + 1 ये जो भी है 3 है उसको भी 0 कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x आएगा -2, y आएगा -2 और z आएगा -2। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आपके पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकल करके आ गए। तो इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ खास नहीं है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में वही आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, वही सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, बस एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है z1। बाकी सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही काम करो जैसा कि आप जानते हैं।